नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो दोस्तों, केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले भी हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो देखो, केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस को समझने के लिए हमें केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। एंड केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमें केमिकल चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली हमें चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए, लाइक फिजिकल चेंज के बारे में पता होना चाहिए, हमें केमिकल चेंज के बारे में पता होना चाहिए, एंड ऑल्सो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमें प्रॉपर्टीज के बारे में पता होगा तो हम चेंजेस को समझ पाएंगे। अगर हमें चेंजेस का पता होगा तो हम केमिकल रिएक्शंस को समझ पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रॉपर्टीज को। हालांकि आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा या 8th में भी पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं। शायद कुछ बच्चों को ना पता हो, अगर किसी को पता है तो वो वीडियो का स्पीड तेज कर सकता है, फास्ट कर सकता है। ओके, सो बेसिकली प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस के लिए होती है, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के लिए प्रॉपर्टीज होती हैं। वो बेसिकली कुछ नहीं होती, वो सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स ही होती है। क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कोई भी सब्सटेंस आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर मान लो मैं एक बॉल ले रहा हूँ विच इज इन रेड कलर, जो कि रबर की बॉल है। तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, या मैं बोलूँ इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जैसे ये बॉल जंप करता है तो elasticity is a property of that ball, or I can say elasticity is a characteristics of that ball. It has a character which is elastic. Okay, और मैं बोल सकता हूँ it has a shape which is spherical in shape. ये spherical shape में है, तो इसकी shape भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। इसका साइज भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसका साइज भी एक प्रॉपर्टी हुआ। ऐसे करके ही इस बॉल के बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है ना, जैसे कि कितने टेम्परेचर पे, हाउ मच टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में हम इसको ले सकते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पर या कितने केल्विन पर ये जो बॉल है ये मेल्ट होती है ना। तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस सब्सटेंस की, जो ये हमारा बॉल है इसकी। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम इस बॉल की प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा है तो हमारे पास दुनिया में वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट, वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट। तो हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है इस दुनिया में, और उन सब्सटेंसेस के पास अपना एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होता है। पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, आपने देखा होगा हर एक सब्सटेंस की कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं जो दूसरों से भिन्न है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, हर एक सब्सटेंस के पास अपनी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है। अभी उन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज के अंदर हम कौन सी प्रॉपर्टीज को फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे एंड कौन सी प्रॉपर्टीज को केमिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टीज को फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे एंड कौन सी प्रॉपर्टीज को केमिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे, यही हमारा उद्देश्य है और यही हम समझने वाले। तो दोस्तों, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम उन प्रॉपर्टीज को बोलेंगे जो प्रॉपर्टीज, अगर मैं मेजर करना चाहूँ कोई भी प्रॉपर्टी है, ये कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी सब्सटेंस की अगर मैं मेजर करना चाहूँ, तो अगर उसके अंदर का कॉम्पोजिशन चेंज हो गया ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, तो हम बोलेंगे कि वो, अगर उसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ तो हम बोलेंगे वो प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास ये इलास्टिक बॉल है जो कि रेड कलर का था, अभी ब्लैक का है, सॉरी। तो अगर मुझे इसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है, मान लो मैंने इसको हीट किया बहुत ज्यादा और ये मेल्ट हो गया, ये रबर का बॉल था, तो ये मेल्टेड फॉर्म में है। तो मैंने देखा पहले इसके अंदर जो था वो था रबर पॉलीमर। कौन सा था? रबर पॉलीमर। देखो, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है मटेरियल इनसाइड। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है मटेरियल इनसाइड इन व्हाट रेशियो, इन इनसाइड, कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर क्या मटेरियल प्रेजेंट है, उसके
रेशियो भी हमें देखना होता है, तो वो उसका कॉम्पोजिशन होता है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ H2O की कॉम्पोजिशन अगर मुझे निकालना है, तो मैं बोलूँगा देखो इसके अंदर जो मटेरियल इनसाइड है या जो इसके अंदर मटेरियल प्रेजेंट है वो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और वो किस रेशियो में है? हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 रेशियो में है। ठीक है, तो 2:1 में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर में। सो दिस एंटायर वर्ड्स, ये जो सेंटेंस मैंने बोला 2:1 रेशियो के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर के अंदर, ये सेंटेंस कॉम्पोजिशन हमें बता रहा है। तो बेसिकली कॉम्पोजिशन इज ए मटेरियल इनसाइड ऑफ सब्सटेंस। तो जब मैंने इसको मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद मैंने देखा कि ये मेल्ट हो रहा है कितने पे, फॉर एग्जांपल ये मेल्ट हो रहा है 150 डिग्री सेल्सियस। 150 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट हो चुका है। तो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी चेक करनी थी यहाँ पर? मेल्टिंग प्रॉपर्टी। तो मेल्टिंग प्रॉपर्टी मैंने चेक कर ली, क्या है 150 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है, तो मैंने मेजर कर लिया इसकी प्रॉपर्टी को, वो कितने पे आ रही है? 150 पे। बट क्या मेजरिंग के दौरान उस सब्सटेंस की, जो इनिशियल सब्सटेंस हमने लिया, क्या उस सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन चेंज तो नहीं हो गई है? क्या उस सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन चेंज तो नहीं हो गई है कि इसके अंदर जो मटेरियल था वो बदल तो नहीं गया है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं बदला। जैसे ही पहले मैं मेल्ट करूंगा इसको, वही सब्सटेंस आफ्टर मेल्टेड होगा। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। मान लो ये आप यूजुअली देखते हो, आइस है आपके पास। देखो आइस के अंदर वाटर, वाटर अगर फ्रीज को दूंगा आइस बन गया। अगर मैं हीट करूंगा इसको, अगर मान लो मैं इसको मेल्ट करूँ, ये मेल्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आइस, है ना। तो वो वाटर लिक्विड बन जाएगा। देखो इसके अंदर पहले भी वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, मतलब आइस में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशो में प्रेजेंट थे, और वाटर लिक्विड के अंदर भी हाइड्रोजन एंड वाटर 2:1 रेशो में प्रेजेंट है। तो इट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है विच इज मेल्टिंग इन, विच इज मेल्टिंग पॉइंट, और ऐसे आप कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हो। साइज, उसका साइज से मेजर कर सकते हो विदाउट कॉम्पोजिशन, आप देख के बता सकते हो, या फिर आप मैथमेटिकल टूल्स यूज करके बता सकते हो, या उसके शेप के बारे में, वो इलास्टिक है नहीं है, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप बता सकते हो, या फिर आप मेजर कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको मेजर करते वक्त हमें उसका सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन चेंज ना करनी पड़े, तो या फिर चेंज हो भी ना, तो उन प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे साइज फिजिकल प्रॉपर्टी है, शेप फिजिकल प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ये एग्जांपल है, वाटर वगैरह आप बॉइल करोगे तो वो वाटर वेपर्स में भी पानी 2:1 रेशियो में ही प्रेजेंट होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टीज विच वी कैन मेजर विदाउट चेंजिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस। और सेम अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टीज की, वो इसके बिल्कुल विपरीत है ना। और यहाँ पर बहुत मजे की बात है जो आपको समझनी है। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज के विपरीत है, इट मीन्स while measuring, it means while measuring the substance, while measuring the substance property, while measuring the substance property, substance particular property, कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम मेजर करें, कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, इट्स composition, its composition will change। ठीक है, इट्स composition will change। और जैसे मान लो कोई भी सब्सटेंस हमने लिया तो उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी। देखो कॉम्पोजिशन विल चेंज। और यहाँ पर ना आप एक बात समझो यहाँ पे दोस्तों, कॉम्पोजिशन अगर किसी सब्सटेंस की चेंज हो गई, मान लो वाटर था, वाटर ही क्यों होता है, ठीक है, कोई भी मैटर, कोई मैटर है हमारे पास जिसको हम पानी बोलते हैं, वो पानी ही क्यों है, यानी कि वो पानी की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ही शो क्यों करता है, वो इसलिए क्योंकि उस मैटर के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना। मतलब रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ये है। अगर मैं पानी का रेशियो बदल दूंगा, मान लो अगर मैं पानी का रेशियो बदल दूंगा, अगर H3O कर दूंगा तो ये हैवी वाटर बन जाएगा, है ना। तो अगर जैसे कोई भी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन अगर मैं चेंज कर दूंगा तो वो सब्सटेंस
एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसकी आइडेंटिटी लूज हो जाएगी। या मैं बोलूं देखो CO2 है ना, अगर इसकी कॉम्पोजिशन चेंज कर दी, मैंने इसमें से एक ऑप्शन गायब कर दिया। पहले देखो कार्बन और ऑक्सीजन कैसे रेशियो में प्रेजेंट थे, 1:2। अभी कार्बन और ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड किस रेशियो में प्रेजेंट है, 1:1। तो आप ये देख सकते हैं जैसे ही मैं किसी सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन चेंज करूंगा, इट मींस इसका मतलब ये है कि मैं उस सब्सटेंस को खत्म कर रहा हूं, उस सब्सटेंस की एग्जिस्टेंस को, उसकी आइडेंटिटी को खत्म कर रहा हूं, लॉस कर रहा हूं। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ दोज प्रॉपर्टी we convert the substance into something else. We convert the substance into something else. So we can say that the composition of that substance will change. जब कन्वर्ट या फिर ट्रांसफॉर्म मैंने इसलिए बोला है क्योंकि देखो वो एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कोई लकड़ी का टुकड़ा जलाया, मैंने क्या किया, वुडन ब्लॉक, मैंने एक लकड़ी का ब्लॉक लिया और उस लकड़ी के ब्लॉक को मैंने बर्न किया। देखो यहाँ पर मैं जो प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहा हूँ वो है फ्लेमेबिलिटी। ठीक है, तो फ्लेमेबिलिटी को अगर मुझे चेक करना हो, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सब्सटेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो फ्लेम करते हैं। तो मुझे देखना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लेम की, अगर है तो कैसी है, उसका फ्लेम कलरेशन कितना है, जलने पर कितनी एनर्जी में देता है। तो अगर मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज फ्लेमेबिलिटी और मैं बोलूँ ये प्रॉपर्टी विच इज फ्लेमेबिलिटी, अगर मुझे इस कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करना हो इस वुडन ब्लॉक के लिए, तो मुझे उसको मेजर करने के पहले उसको बर्न करना पड़ेगा। बर्न नहीं करूंगा तो मैं कैसे बोलूंगा कि उसका फ्लेम का कलर क्या है या उसके जलने पर कितनी हीट एनर्जी निकल रही, मतलब जो भी डाटा हमें इसके रिगार्डिंग चाहिए वो हम विदाउट इसको बर्न किए नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आई। तो जैसे ही हम इसको बर्न करेंगे तो ये लकड़ी का टुकड़ा ऐसे बन जाता है और धुआं निकलता है इन फॉर्म ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, और वाटर के वेपर भी निकलते हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरे वुडन ब्लॉक की फ्लेमेबिलिटी को मैं क्या करूं, मेजर करूं। ठीक है, क्या करूं, मेजर करूं। बट जैसे ही मैंने इसको मेजर किया, ये सब्सटेंस, ठीक है, मैंने बर्न किया, यहां से डाटा लिया, मतलब कि फ्लेमेबिलिटी को मेजर कर लिया मैंने कि भाई इतना हीट निकल रहा है, ऐसा कलर है, मेजर तो कर लिया, ठीक है, बढ़िया बात है, मेजर कर लिया। बट जैसे ही मैंने मेजर किया, आफ्टर मेजरमेंट मैंने देखा वुडन ब्लॉक तो है ही नहीं कहीं पे भी, वुडन ब्लॉक तो है ही नहीं, मीन्स वो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो आइडेंटिटी ही नहीं है उसकी कोई अभी। और सिंपली मैं ये बोल सकता हूँ उसकी कॉम्पोजिशन चेंज होगी एज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये वुडन ब्लॉक किस में बदल गया, एस में, CO2 में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, H2O में। इसकी कॉम्पोजिशन जो भी रही होगी वो डिफरेंट होगी इनसे तो डिफरेंट ही रही होगी, क्योंकि इसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा कोई है ही नहीं यहाँ पे जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो इट मीन्स इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन यहाँ से यहाँ पे चेंज हुई है। और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज के। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो प्रॉपर्टीज को अगर मैं मेजर करना चाहूं, जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल ले आपके साथ में, रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर मैं कोरोजन, तो किसी को भी जंग लगना किसी भी मेटल को, वो एक केमिकल प्रॉपर्टी होता है। देखो कैसे हमारे पास आयरन होता है पहले Fe फॉर्म में, वो जैसे ही वाटर वेपर्स के साथ, वाटर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो Fe2O3 बना लेता है और साथ में हाइड्रोजन गैस कभी थोड़े बहुत रिलीज होते रहते हैं। तो देखो पहले हमने आयरन लिया था, है ना, और उस पर पानी के वेपर्स डाल दिए, थोड़े दिन बाद उस पर जंग लग गया, उसके ऊपर जो जंग लगी हुआ मटेरियल होता है जो हल्का हल्का उतर रहा होता है, जो हल्का वेट होता है उसके ऊपर, उसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। उसको क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। जो ये आयरन का ऑक्साइड बना है, ये आयरन का ऑक्साइड वाटर के साथ मिलने से बना। तो देखो हमने देखा इस पूरे प्रोसेस को, हमने मान लो 1-2 महीने तक ऑब्जर्व किया और हमने बोल दिया फाइनली कि देखो आयरन का वजन घट रहा है। देखो कोरोजन क्या होता है, ईटिंग ऑफ मेटल,
मेटल का वजन कम होना क्या होता है, कोरोजिव नेचर शो करता है उनका, इफ उनको रस्ट लगा। तो आयरन को, अगर आयरन कोरोजिव नेचर शो करता है, इट मीन्स अगर मैं उसको वाटर के कांटेक्ट में लाऊं कुछ 1-2 महीने के लिए, तो उसका वजन कुछ ना कुछ कम। तो मैंने देखा हाँ यार उसका वजन कम हुआ है और उसके सरफेस के ऊपर कुछ हल्का हल्का मटेरियल भी है, शायद वो उस मटेरियल के बनने की वजह से वजन कम हुआ। तो मैंने चेक कर लिया हाँ भाई जो Fe है वो कोरोजिव की प्रॉपर्टी शो करता है। कितनी शो करता है वो सब हम देख लिया हमने, ठीक है। तो इसका कोरोजिव नेचर होता है, हमने इसकी ये प्रॉपर्टी को मेजर कर लिया है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने प्रॉपर्टी को मेजर किया, जो इनिशियल सब्सटेंस था, ये सब्सटेंस देखो जो मेटल था उसकी कॉम्पोजिशन क्या थी, ओनली एंड ओनली Fe। तो मटेरियल इनसाइड क्या था, वो ओनली एंड ओनली Fe। बट इधर हमें कोई भी चीज ऐसी नहीं दिख रही जिसके अंदर कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं बना जो कि Fe ही हो ओनली। यानी कि ये सब्सटेंस की जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी मेजर करी, इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो चुकी है। मींस ऐसा कोई सब्सटेंस ही नहीं है इस पूरे प्रोसेस के अंदर जिसकी कंपोजिशन ये हो ओनली एंड ओनली Fe। ओके, तो कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो केमिकल प्रॉपर्टी का, आप गूगल कर सकते हो। सिंपली तो हमें समझाने के लिए था कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आप अभी क्या कर सकते हो, अपने आसपास देखो और डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की एक लिस्ट कंपाइल करो। ठीक है, क्या करो, लिस्ट कंपाइल करो, एक लिस्ट बनाओ लंबी चौड़ी, और उस लिस्ट को आप लिखो और देखो कौन सी प्रॉपर्टीज केमिकल है, कौन सी फिजिकल है, किसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मैं बोलूँ फ्लेमेबिलिटी, तो हमें अभी देखिए फ्लेमेबिलिटी, कोरोजन, कोरोसिवनेस, जो भी है, ठीक है, शेप, मेल्टिंग पॉइंट, ओके, शेप, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्लेमेबिलिटी, कोरोसिवनेस, शेप, मेल्टिंग पॉइंट, साइज हो सकता है, ठीक है, उसका ऑर्डर, ठीक है, उसका कलर, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, उनकी लिस्ट बनाओ और चेक करो क्या वो है या नहीं है। तो देखा था हमने कोरोजिव वाला आखिरी का एग्जाम्पल, तो उसमें है, क्या हो रहा था, कॉम्पोजिशन में चेंज आ रहा था। तो दिस इज केमिकल प्रॉपर्टी, फ्लेमेबिलिटी केमिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल, साइज फिजिकल, कलर फिजिकल, शेप फिजिकल, ठीक है। तो ऐसे लिस्ट कंपाइल करो, आप बता सकते हो, उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो देखो अभी आपको पता लग चुका है कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो अभी बारी है केमिकल चेंजेस क्या होते हैं एंड फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। जैसे ही आपको वो समझ में आएगा तो आप अल्टीमेटली केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए आपका बेस रेडी हो जाएगा एंड यू आर रेडी फॉर दैट। ओके, सो दोस्तों बात आती है चेंजेस के बारे में। कौन से चेंजेस, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल चेंजेस से। मैं थोड़ा डिफरेंट से समझाने की कोशिश करूंगा, फिर इनकी एग्जाम डेफिनेशन मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख रखी है। देखो तो केमिकल जो सॉरी हाँ केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, मैं बोलूँ परमानेंट होते हैं। क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, सॉरी, और इरिवर्सिबल होते हैं। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, ठीक है, टेम्पररी होते हैं, और वो रिवर्सिबल होते हैं। वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। देखो इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं पहले, फिर बाद में केमिकल चेंज का एग्जांपल दूंगा। तो मेरे पास है वाटर जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि आइस मेरे पास क्या है, आइस का एक ब्लॉक है, एक आइस क्यूब है मेरे पास दोस्तों। अभी उस आइस क्यूब को मैंने मेल्ट किया, ठीक है, उस आइस क्यूब को मैंने क्या किया, मेल्ट, अच्छा बन नहीं पा रहा,
ऐसे करके ये आइस क्यूब बन गया लिक्विड वाटर में। ठीक है, ये आइस क्यूब किस में बन गया? लिक्विड वाटर के अंदर। ठीक है, तो यहां से ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली चेंज ही तो हो रहा है। देखो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है? आइस मेल्ट हो रही है लिक्विड के अंदर। ठीक है, आइस क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है लिक्विड के अंदर। यहां से यहां तक का जो ये चेंज है, देखो यहां से यहां तक का जो चेंज है मीन्स आइस सॉलिड से वाटर लिक्विड तक का जो ये चेंज है, देखो यहां से यहां तक का ये चेंज ही तो है। दिस प्रोसेस इज ए चेंज। आइस का लिक्विड वाटर में चेंज होना, एक जो ये प्रोसेस है ये चेंज ही है। ठीक है, दिस इज सिंपली चेंज, बट एंड दिस चेंज इज रिवर्सिबल। कैसे ये चेंज रिवर्सिबल है? हम लिक्विड वाटर को भी तो भाई फ्रीज कर सकते हैं। लिक्विड वाटर को भी, सॉरी लिक्विड वाटर को भी तो फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस प्रोसेस के दौरान जो प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं वो देखिए क्या आते हैं। क्या चेंज आया प्रॉपर्टीज में? पहले इसकी कुछ शेप डिफाइंड थी। ठीक है, इसकी डिफाइंड शेप थी, डिफाइंड कि कुछ ना कुछ डिफाइंड मतलब कुछ ना कुछ तो शेप थी इसकी। लेकिन अभी जो इस केस में वाटर एज ए लिक्विड, इसमें इसकी कोई शेप ही नहीं है, ये शेप लेस है दोस्तों। ये कैसा है? शेप लेस है। तो यहां पर किस प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है? हुँ? ऐसे मत बोलो किस प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है, ऐसे बोलो इस चेंज के अंदर ये जो प्रोसेस है यहां से यहां तक का। मैं आपको एक बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट बताने वाला हूं कि बच्चे कहां पर कंफ्यूज होते हैं। देखिए अभी थोड़ी देर में देखिए, सब कुछ एक बात वहां पे कंफ्यूज आते हैं और हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो चेंज है, इस चेंज के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है जो कि ऑल्सो चेंज हो रही हैं, तो वो हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज के इन्वॉल्व होने से, फिजिकल प्रॉपर्टीज के इन्वॉल्व होने से कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज है इस कंप्लीट प्रोसेस के दौरान। इस चेंज देखो ऐसा बोलना, मैं आपको जो डिफरेंस बताने वाला था वो अभी देखिए उसके बारे में थोड़ा ध्यान लेते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो ये चेंज है, सॉरी मैं बार बार बोल रहा हूँ जो ये चेंज है यहाँ से यहाँ तक का, उस चेंज में कैसे चेंज इन्वॉल्व हो रहे हैं? फिजिकल चेंज। तो ये दो बार चेंज आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बट आपको समझना है ये चेंज यहाँ से यहाँ तक का, ये प्रोसेस बोलो आप अभी के लिए ये समझो, बट उसको हम चेंज भी बोल सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में। तो यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज है, या फिर बोलो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस है, तो इसलिए हम बोलेंगे ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? फिजिकल चेंज या फिर सिंपली चेंज। ठीक है, एक और एग्जांपल है हमारे पास, थोड़ा सा शायद मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया होगा, बट वीडियो को अगर एक दो बार देखोगे तो शायद आप समझ सकते हो। ठीक है, देखिए अगर मेरे पास मिल्क है और मिल्क बदल गया कर्ड में, दही में, तो मिल्क कर्ड में बदल चुका है। यहां से फ्रॉम देयर टू देयर, यहां से यहां तक का जो ये चेंज है, या बोलो यहां से यहां तक का जो ये प्रोसेस है, दिस प्रोसेस एक्चुअली ए टाइप ऑफ चेंज, टाइप ऑफ चेंज नहीं, दिस प्रोसेस एक्चुअली चेंज। यार आपको कोई काम हो रहा है तो कुछ उसमें बदलाव हुआ तो बोलेंगे यार दिस इज द प्रोसेस एंड दिस इज ऑल्सो चेंज। यार खतरनाक बदलाव है, ऐसा कुछ बोलते। तो यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज है, यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज है, इस चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं, क्योंकि ये चेंज रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, तो कर्ड को हम मिल्क में रिवर्ट नहीं कर सकते, ये चेंज परमानेंट है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज है परमानेंट है, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज था ये टेम्परेरी था। अभी अभी कंफ्यूजन थोड़ी देर में दूर होगी, आप देखते रहिएगा। ऐसे हमारे पास एक और एग्जांपल है केमिकल चेंज का। फिजिकल चेंज आसान है, सब हर कोई समझ सकता है, लेकिन केमिकल चेंज में थोड़ा लोगों को दिक्कत आता है। यहाँ पर बेसिकली जो प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है वो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है, यानी कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो इनिशियल था और जो फाइनल था उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इन्वॉल्व कैसे हैं? जो इनिशियल था हमारा उसकी प्रॉपर्टीज एंड इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो इट मीन्स इसके जो ये चेंज है इसके अंदर
फिजिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है। एक और एग्जांपल ऐसा एक अभी एक एग्जांपल लेता हूँ तो आप उससे कंफ्यूज बिल्कुल, जो थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज हुए होंगे तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हाइड्रोजन गैस मैंने लिया है, हाइड्रोजन गैस के साथ मैंने ऑक्सीजन, हालांकि मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये आप समझ सकते हो, बट अभी ये लिखने भी सीखेंगे कि ऐसे लिख के हो रहा है, मैं पहले लिख रहा हूँ। तो कोई नहीं, आप इसको सीधा एज ए वर्ड लिख सकते हो। हाइड्रोजन को मैंने जब ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो वाटर बनता है, ठीक है, H2 लिक्विड बनता है ना। अभी देखो ये जो चेंज है यहां से यहां तक का, ये चेंज कैसा चेंज है? परमानेंट। ये चेंज यहां से यहां तक का कैसा चेंज है? परमानेंट। तो अगर ये चेंज परमानेंट है यहां से यहां तक का, तो हम बोलेंगे कि ये इरिवर्सिबल होगा। और मजे की बात ये है, जो ये इरिवर्सिबल चेंजेस हैं या जो केमिकल चेंजेस हैं, उनकी एक खास बात होती है, वो ये कि जो इनिशियल हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमारे इनिशियल सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं फाइनल सब्सटेंसेस से। वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं फाइनल सब्सटेंसेस से, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस चेंज, सो केमिकल चेंज इज ए चेंज वेयर the chemical properties of initial substances is quite different from फाइनल सब्सटेंसेस जो बन रहे हैं हमारे बाद। तो अगर ऐसा है, इन सब की प्रॉपर्टीज, इनिशियल वालों की प्रॉपर्टीज फाइनल वालों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है। देखो यार, मैंने क्या बोला था, हर एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन के पास, हर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के पास अपनी अलग सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अलग कॉम्पोजिशन है, मीन्स हाइड्रोजन के अंदर जो प्रेजेंट है मेटेरियल वो अलग है, ऑक्सीजन के अंदर अलग है। इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 ऑक्सीजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। तो सबकी अगर कॉम्पोजिशन डिफरेंट है तो सबके लिए केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी ना। लेकिन यहां पर हम थोड़ा उल्टी डायरेक्शन में पहुंचे हैं। तो हमने ये जो एग्जांपल है इसमें देखा, पहली बात तो ये चेंज परमानेंट है, इरिवर्सिबल है, तो ये केमिकल चेंज है। और दूसरा हमने बोला कि खास बात ये होती है केमिकल चेंजेस की या फिर परमानेंट चेंजेस की, हम उसको उनके अंदर जो भी इनिशियल सब्सटेंसेस होते हैं उन और फाइनल सब्सटेंसेस जो है उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो अगर प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तो कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, बिकॉज a particular composition has a particular set of chemical property, a particular set of composition has a particular set of chemical property और property भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने समझ लिया है केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज की हम डेफिनेशन समझने वाले हैं, तो वहां से आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ये चेंज, तो बेसिकली इस चेंज के अंदर इनिशियल सब्सटेंसेस 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे किसी दूसरे सब्सटेंस में। ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे मतलब कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे दोनों आपस में मिलके, या 2 से ज्यादा तो वो सारे आपस में मिलके किन्हीं नए सब्सटेंसेस के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जो नए सब्सटेंस है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो इट मीन्स वो ट्रांसफॉर्म हो गया। अगर मान लो H2 और O2 को मैंने कंबाइन किया और मैंने कंबाइन करके उसको बॉक्स में डाल दिया, तो एक केस तो ये है यहाँ पे पानी बन गया लिक्विड, एक केस तो यहाँ पे लिक्विड बन गया। दूसरा केस ये है यहाँ पे H2 और O2 को मैंने कंबाइन किया और यहाँ पे कुछ भी नहीं बना। H2 as a gas ही प्रेजेंट है एंड O2 as a gas ही प्रेजेंट। तो अगर H2 as a gas प्रेजेंट है, O2 as a gas प्रेजेंट है, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो ये फाइनल सब्सटेंस है हमारा, अगर कोई भी चेंज नहीं आया होगा, जो ये फाइनल सब्सटेंस है, इस फाइनल सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबल कर देंगे। अगर देखो कोई भी बदला, अगर ये ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ होगा, है ना, अगर ये इनिशियल सब्सटेंसेस किसी तीसरे नए सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हुए होंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं हुए होंगे, तो इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर जाएंगे, रिजेंबल कर जाएंगे। अगर प्रॉपर्टीज मैच करगी तो इट मीन्स ये कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, प्रॉपर्टीज इधर और इधर डिफरेंट है, इट मीन्स
ये ट्रांसफॉर्म हुए हैं किसी नई चीज में, है ना। अगर कोई नई चीज बनेगी तो ही तो नई सेट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज वहां पर मिलेंगी हमें, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो कोई भी केमिकल चेंज है, उस केमिकल चेंज के अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलकर नए सब्सटेंस बना देते हैं, यही है। और वो चेंज परमानेंट होता है, उस चेंज के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती हैं, इनिशियल फाइनल की डिफरेंट पे। तो मतलब जो भी आइडिया है वो आप अभी डेफिनेशन से लगा सकते हैं। तो केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स two or more substances transform into new substances. The changes are permanent. तो मान लो मेरे पास कोई सब्सटेंस है, इनिशियल सब्सटेंस, दो सब्सटेंस है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो किसी तीसरे नए सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। इट मीन्स ये जो चेंज है ये चेंज होगा कैसा? केमिकल केमिकल चेंज, ठीक है। और इनमें सबकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। इसकी तो पहले डिफरेंट ही थी, क्योंकि हमें पता है ये तो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है ना। ये तो इनकी कॉम्पोजिशन अलग है, इट मीन इनकी प्रॉपर्टीज अलग ही होंगी, तो हमें पहले पता। बट ये जो नया बना, इसकी ना तो हमें कॉम्पोजिशन पता थी, ना ही हमें प्रॉपर्टीज पता थी। तो जैसे ही हमने ये बना, इसकी प्रॉपर्टीज को चेक करना शुरू किया, तो इसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल नहीं कर रही हैं। इट मीन्स अगर इसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल नहीं कर रही हैं, तो ये इसकी जो कॉम्पोजिशन नए सब्सटेंस की बनी है वो इनसे डिफरेंट है, या हम बोल सकते हैं कि दिस सब्सटेंस इज ए न्यू सब्सटेंस। तो आइडिया आ गया होगा, एक दो बार देखोगे तो आइडिया आ जाएगा ज्यादा। तो मैं बोल सकता हूं ऐसे, केमिकल चेंजेस इज a process which involves two or more than two substances transformed into new substances. These changes are permanent change. ठीक है, समझ में आया। तो क्या है केमिकल चेंज, वो आपको समझ में आ गया होगा। केमिकल चेंज के अंदर जो इनिशियल सब्सटेंसेस हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसी तीसरे नए सब्सटेंस के अंदर, या सब्सटेंस एक से भी ज्यादा इधर भी हो सकते हैं और सब्सटेंस एक से ज्यादा इधर भी हो सकते हैं। अगर इनिशियल सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं तो इट मीन्स वो एक केमिकल चेंज नहीं है, वो फिजिकल चेंज हो सकता है। क्या पता फिजिकल चेंज भी ना हो, फिजिकल चेंज हो सकता है अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही दोनों साइड डिफरेंस है। अगर दोनों साइड केमिकल प्रॉपर्टीज में, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज समझाने का मेरा मतलब यही था कि आप चीजों को थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए और चीजों को थोड़ा अच्छे से समझ पाए, ठीक है। ओके, सो अभी केमिकल चेंज जैसे हमने पढ़ा तो अब बारी आती है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जो ये चेंज है हमने देखा इधर से इधर तक का जो ये चेंज है, इस चेंज को या इस प्रोसेस को जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मैं बोलूँ कन्वर्जन हो रहा है या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। तो ये जो प्रोसेस है, जो ये चेंज है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनिशियल सब्सटेंसेस का किसी तीसरे नए सब्सटेंस के अंदर, इस प्रोसेस को हम केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो बातें अभी यहाँ पे खत्म नहीं होती हैं, हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, और एक्चुअली में इसका क्या मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का, ये हम समझने वाले हैं अभी। तो देखिए अभी जाइएगा ना कहीं, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं। तो देखो, हमने बोला केमिकल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनिशियल सब्सटेंस इनटू द न्यू सब्सटेंसेस एंड विच इज ऑल्सो केमिकल चेंज। दोनों बातें एक ही है। पर मैं एक बात आपको बताना ये भूल गया कि जैसे हम ऐसे भी कभी कभी ऐसे भी बोल देंगे, ये एग्जाम्पल को फिर से लिखता हूँ, H2 प्लस और 2, मतलब आपको कभी कभी ऐसा भी लिखा मिलेगा, आप कभी कभी ऐसा भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आए जिसकी वजह से, सॉरी आप ऐसा लिखा मिल सकता है, हाइड्रोजन जैसे ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आए जिनकी वजह से वो पानी में बदल गया, ऐसा भी लिखा मिल सकता है ना। कि हाइड्रोजन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए जब वो ऑक्सीजन से मिला हाइड्रोजन, तो उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस डेवलप हुए जिस चेंज की उन चेंजेस की वजह से वो वाटर में लिया। या फिर अगर इसको और सिंपली मैं बोलूँ तो जैसे ही हाइड्रोजन पानी ऑक्सीजन के साथ मिला तो उसके अंदर कुछ ना चेंज, उसके अंदर कुछ चेंज आए और ऑक्सीजन के अंदर भी कुछ चेंज आए, वो चेंज केमिकल चेंज थे, वो दोनों ने कंबाइन होकर नया सब्सटेंस बनाया। तो वो एक पूरा चेंज
चेंज एक प्रोसेस भी होता है और चेंज ये इंडिविजुअल जो अभी हमने देखा वो ऐसे बोल सकते हैं कई बार कभी कभी, तो कुछ गलत नहीं है वहां पे, ठीक है। तो बेसिकली जो आइडिया आया है यहाँ से हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन के बारे में कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा है, ठीक है। अगर हम उसको थोड़ा सा और अच्छे से जाने या डिटेल में पढ़ें तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो दोस्तों ड्यू टू यही मजे की बात है, ड्यू टू री अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन या फिर विद विद डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास जो आइडिया आया है केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन से वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस होता है इनिशियल सब्सटेंसेस का, है ना। जो इनिशियल सब्सटेंसेस है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसी नए सब्सटेंस में, किसी तीसरे नए सब्सटेंस में। और अगर हम और डिटेल में थोड़ा और अच्छे से जाने तो हम कुछ ऐसा पाएंगे, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम बिटवीन दी सब्सटेंसेस। देखो कोई भी सब्सटेंस है वो किससे बना होगा, वो भाई एटम से बना होगा, है ना। कोई भी सब्सटेंस है वो एटम से बना होगा, मॉलिक्यूल से बना होगा या फिर कंपाउंड से बना होगा। तो मॉलिक्यूल खुद एटम से बने होते हैं, कंपाउंड खुद एटम से बने होते हैं, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे ऑक्सीजन के पास, सॉरी हाइड्रोजन गैस के पास, और ऑक्सीजन गैस के पास दो ऑक्सीजन थे, है ना। ऑक्सीजन गैस O2 होता है और हाइड्रोजन गैस H2 होता है। पानी के पास क्या है, दो हाइड्रोजन है एंड एक ऑक्सीजन है यानी H2। तो देखो यहाँ पर तुम्हें कुछ रीअरेंज होता हुआ दिख रहा है, देखो किसी को अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं दिखा देता हूँ करके। यहाँ का जो ऑक्सीजन है, यहाँ का जो ऑक्सीजन है, मान लो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, दो ऑक्सीजन जुड़े हैं ये, इसका एक ऑक्सीजन यहाँ पे आके चिपक गया, ऐड हो गया, ठीक है। देखो ये ऑक्सीजन यहाँ से आके यहाँ पे रीअरेंज हो गया। तो जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे आके रीअरेंज हुआ, पहले यहाँ पे अरेंज था, अभी ये रीअरेंज हो गया यहाँ पे, तो बन गया H2, ठीक है। तो जैसे ही रीअरेंज हुआ H2 और O2 के बीच में, जैसे ही एटॉमिक रीअरेंजमेंट हुआ या बोलूं एटम का रीअरेंजमेंट हुआ, तो वो दोनों ट्रांसफॉर्म हो गए H2 के अंदर। अगर रीअरेंजमेंट नहीं होता तो ये दोनों ट्रांसफॉर्म नहीं होते, ये ऐसे ही पड़े रहते H2 एंड O2 में। और फाइनली मान लो मैंने H2 को कंटेनर नंबर 1 में डाला, O2 को कंटेनर नंबर 2 में डाला और H2 को कंटेनर नंबर 3 में डाला, ठीक है। अगर इनके अंदर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता तो कंटेनर नंबर 3 में मैं देखता, सॉरी यार अभी से नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कंटेनर नंबर 3 में मैं देखता कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कंटेनर नंबर 3 के अंदर जो चीजें हैं उनसे जो प्रॉपर्टीज हैं वो जो निकल के आ रही हैं वो मिल रही हैं H2 और O2 से किधर ना किधर। तो इट मीन्स बक्से के अंदर जो नया सब्सटेंस है वो नया तो नहीं है, वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ही है, अदर गैसेज स्टिल वो प्रेजेंट है, ठीक है। अदर गैसेज वो स्टिल प्रेजेंट है। तो बात समझ में आई क्या? अभी तक बोल रहे थे हम केमिकल रिएक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटम्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस होता है, ठीक है। और सब्सटेंस बेसिकली बने होते हैं एटम से, मॉलिक्यूल से, कंपाउंड से। तो कभी कभी हम ये भी बोल देते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है एटम्स मॉलिक्यूल्स कंपाउंड का, इसका एटम्स मॉलिक्यूल कंपाउंड का। और फाइनली हम यहाँ पे पहुंचे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसकी बदौलत होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से। तो देखो पहले क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन सब्सटेंस का हो रहा है, ठीक है। तो यार सब्सटेंस के अंदर एटम या मॉलिक्यूल कंपाउंड ही होंगे, तो हम इसको इनडायरेक्टली ये बोल देते हैं कि एटम या मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म, कंपाउंड का ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और फाइनली हम पहुंचे कि ट्रांसफॉर्म में तब होगा जब एटम रीअरेंज होंगे। तो देखो इस डेफिनेशन को, जो केमिकल रिएक्शन है उसकी डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई करें, देखो कैसे करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस इनडायरेक्टली मींस indirectly means rearrangement of atoms, ठीक है। ये आइडिया आया है हमारे पास, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। तो इस आइडिया से आप एक न्यू डेफिनेशन बना सकते हो, एक न्यू डेफिनेशन बना सकते हो केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। तो क्या बना सकते हो, ड्यूरिंग
a chemical reaction or during a chemical, मैं बोल रहा हूँ what happens in reaction simply, चलो डेफिनेशन एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख के दिखाता हूँ आपको. So chemical reaction is a process where transformation of substances, ब्रैकेट में एटम्स मॉलिक्यूल कंपाउंड लिख सकते हो. हालांकि ये सही नहीं है, मतलब इनको ऐसे बोलने में सही तो नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्यों सही नहीं है, लेकिन एक तरीके से सही भी है लेकिन ज़्यादा सही भी नहीं है बोलना. तो केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस वेयर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस happens and transformation of substances happen. This transformation actually due to the rearrangement of atoms between different substances. Transformation of substance happens into न्यू into new substance, into new substance. ठीक है, तो ये एक नई केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है, और आप कोई भी डेफिनेशन गूगल से देखोगे, आपकी बुक में देखोगे, तो अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको उसको समझना आसान हो जाएगा, उसमें यही कंटेंट मिलेगा बिल्कुल सेम. तो आप लिख सकते हो आसानी से अगर आपको समझ में आ जाती हैं चीज़ें. ठीक है, तो यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा अभी हो गया है हमारा. ठीक है, इसके बाद एक थोड़ा छोटा सा और हम कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. तो आपको पता चलेगा केमिकल रिएक्शन में इनिशियल सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर, और ट्रांसफॉर्मेशन होता है ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम बिटवीन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस. ये आपने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन तक समझ लिया. लेकिन अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि कोई प्रोसेस केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, देखो, तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है किसी भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई, तो हम अगर लैब के अंदर हैं तो हमारे लिए चीज़ें अलग होती हैं. अगर हम लैब के अंदर नहीं हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो, अगर हम लैब के अंदर हैं तो हम इनिशियल सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज एंड फाइनल सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे. अगर सभी की सभी प्रॉपर्टीज डिफरेंट मिली तो हम बोल देंगे कि ये रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है ना. अगर सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज इनिशियल एंड फाइनल की प्रॉपर्टीज डिफरेंट मिली तो हम बोलेंगे ये कि केमिकल प्रोसेस है, या फिर केमिकल रिएक्शन है, या फिर केमिकल चेंज है दोस्तों. लेकिन अगर हम लैब में नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा क्योंकि प्रॉपर्टीज को मेजर करना कोई ऐसे हाथों हाथ वाली बात नहीं है. ठीक है, दिस इज नॉट हलवा टाइप थिंग. आपको आगे जाके पता लगेगा कि प्रॉपर्टीज ऐसे ही मेजर नहीं की जाती. लेकिन आप लैब में नहीं हो मान लो, वो आपको बात की बात है, इसको ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड या सोफिस्टिकेटेड नहीं बनाने वाले. अगर आप लैब में नहीं है फिर भी आपको कोई प्रोसेस दिख रही है और आपको बताना है केमिकल प्रोसेस है या नहीं है. ठीक है, तो अगर उस प्रोसेस के अंदर हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है तो आप बोलोगे कि देखो यार गैस तो कलरलेस हो रही है यहाँ पे इवोल्व, तो हो सकता है वो हाइड्रोजन, हो सकता है वो CO2 हो सकता है वो O2. तो बिना लैब के तो हम ये भी चेक नहीं कर सकते कि उसके अंदर गैस इवोल्व हो रही है या नहीं इवोल्व हो रही है. देखो दोस्तों, कर सकते हैं, इसके लिए बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है, पोप एक्सपेरिमेंट फॉर हाइड्रोजन गैस, अभी आपको बताऊंगा. तो अगर किसी भी प्रोसेस के अंदर से अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि दिस प्रोसेस इज ए केमिकल प्रोसेस और ए केमिकल रिएक्शन. ठीक है, जैसे मान लो कोई एग्जांपल मैं लूं, फॉर एग्जांपल इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस का हो गया. ठीक है, तो अगर किसी प्रोसेस के अंदर हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है, इट मीन्स उस प्रोसेस, वो प्रोसेस एक केमिकल प्रोसेस है. इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है. Fe+H2O जंग लग रहा है, Fe2O3. एक बार इस एग्जांपल को रीचेक कर लेना, H2. ठीक है, या इसका एक और एग्जांपल है, किसी भी मेटल के अंदर आप एसिड को डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस
इवॉल्व होती है। ठीक है, किसी भी मेटल के ऊपर मान लो आपके पास जिंक है या लोहा है, जो भी, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो, आयरन के छोटे टुकड़े करो, ग्रैन्यूल्स बोलते हैं मेटल्स के छोटे टुकड़ों को। तो आयरन के ग्रैन्यूल्स लो, एफ ग्रैन्यूल्स, और एफ ग्रैन्यूल्स के अंदर एसिड डालो और एक छोटा सा यहाँ पे होल लिख करो। तो जैसे ही होल से जो गैस बाहर निकलेगी, उस गैस के पास अगर आप कैंडल लगाओगे तो वो पॉप साउंड से बर्न हो गया, ऐसे आवाज आएगी, पॉप पॉप पट पॉप, ऐसे कुछ, मतलब ऐसे डिफरेंट सा साउंड क्रिएट होगा। और ये साउंड अगर क्रिएट हो रहा है उसको बर्न करने पर, इट मीन्स दिस हाइड्रोजन गैस। तो ये एक्सपेरिमेंट था, हम चेक कर सकते हैं कि ये गैस हाइड्रोजन है या नहीं है विदाउट लैब। तो ये जो प्रोसेस है, कंप्लीट दिस चेंज फ्रॉम देयर टू देयर, यहाँ पे कुछ बनेगा मेटल ऑक्साइड कुछ भी। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस है, केमिकल चेंज। ऐसे ही अगर किसी प्रोसेस के दौरान चेंज इन कलर आपको दिख रहा है तो वो प्रोसेस एक केमिकल प्रोसेस है। जैसे मैं बोलूँ एफ ई, आयरन के ग्रेन्यूल्स लो फिर से, ठीक है, क्या करो, आयरन के ग्रेन्यूल्स लो, ठीक है, उसके अंदर एक सॉल्यूशन डालो कॉपर सल्फेट का, ठीक है, एक सब्सटेंस होता है हमारे पास ये। जैसे आप उसमें डालोगे तो इस कंटेनर का जो कलर होगा वो हो जाएगा ब्लू। ठीक है, इसका कंटेनर का कलर, सॉरी एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, हम बात कर रहे थे चेंज इन कलर। अगर किसी प्रोसेस में आपको दिख रहा है, आपको कलर नहीं डालना है बाहर से, अगर आप डालोगे तो वो नहीं है कुछ, वो अलग ही हो जाएगा अपने आप। अगर आपको चेंज इन कलर दिख रहा है किसी प्रोसेस के अंदर तो हम बोलेंगे कि वो भी एक केमिकल प्रोसेस। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, हमारे पास एक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट, CuSO4। मान लो इसके अंदर कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, अब ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया Fe, आयरन के ग्रैन्यूल्स डाल दिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आयरन के ग्रैन्यूल्स डाले इसमें, तो इसका जो कलर था, इसका पहले कलर था इसका CuSO4 सॉल्यूशन का, ये कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है इसका था ग्रीन, नहीं कैसा होता, ब्लू, ब्लू कलर था। लेकिन जैसे आपने ग्रैन्यूल्स डाले तो इसका कलर चेंज हो गया ग्रीन कलर में, ग्रीनिश। अभी कलर सॉल्यूशन का ग्रीन हो गया, पहले कलर सॉल्यूशन का ब्लू था। समझ पा रहे हो नहीं? तो इस प्रोसेस में कलर चेंज इन्वॉल्व हो रहा है। तो किसी भी प्रोसेस में कलर चेंज इन्वॉल्व हो रहा हो, हाइड्रोजन गैस निकल रही हो, चेंज इन स्टेट हो रहा हो, चेंज इन स्टेट आपको दिखाई दे रहा हो, केमिकल इन चेंज इन टेम्परेचर आपको दिखाई पड़ रहा हो, तो आप बोलेंगे कि ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो बहुत एग्जांपल हो गए यहाँ पे। भी फॉर एग्जांपल लेते हैं चेंज इन टेम्परेचर का। आपको कोई भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं करना है हीट का। अगर आप एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। जो हमारे पास व्हाइट वॉशिंग होती है, जो सफ़ेदी हम घरों को करते हैं, अगर उसके अंदर हम पानी मिलाते हैं, आपने अगर किसी ने देखा है, पहले करते थे, तो अगर उसके अंदर हम पानी मिलाते हैं तो दोस्तों क्या होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बन जाता है। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, वाइट वॉश करते हैं, ये इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ी सी चमक होती है। अभी इस रिएक्शन को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और साथ में हाँ सॉरी, तो मान लो ये आपके पास ये कंटेनर है, कंटेनर में सफ़ेदी पड़ी है, उसमें आप पानी डालोगे तो ये ठंडा था, सफ़ेदी, पानी भी ठंडा था, लेकिन जैसे आप डालोगे तो कुछ देर बाद आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा इसका सरफेस हॉट हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो इस प्रोसेस में यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर चेंज आ रहा था। मीन जब ये ठंडा था तो टेम्परेचर क्या था, क्या था, टेम्परेचर लेसर। देखो कोई भी चीज़ कोल्ड होती है उसका टेम्परेचर लेसर होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर कोल्ड होती है उसका टेम्परेचर लॉस होता है। जैसे ही हॉट हो गया कंटेनर, इट मीन्स इसका टेम्परेचर राइज हो गया है, ठीक है। तो देर इज ए चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम लो टू हाई, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान देर इज ए चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम लो टू हाई, इट मीन्स दिस प्रोसेस इन्वॉल्व चेंज इन टेम्परेचर, यानी ये केमिकल प्रोसेस। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर आपने देख लिया किसी प्रोसेस के अंदर अगर है तो वो केमिकल प्रोसेस है। इवोल्यूशन ऑफ गैस देख लिया, चेंज इन टेम्परेचर देख लिया। ये मैं आपको बिल्कुल लास्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर देखो, बोलेंगे कि जो H2O आइस है, H2O आइस, H2O आइस को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा H2O लिक्विड के अंदर तो क्या होगा, स्टेट चेंज हो रही है। यहाँ पे सॉलिड था, यहाँ पे लिक्विड था, इट मीन्स ये केमिकल प्रोसेस है। बट आप इसका आंसर देखोगे तो ये नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि
ये देखो, सीधी सी बात है, स्टेट चेंज कहीं पे भी हो रही है, ठीक है, वो कोई बात नहीं, लेकिन वो रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए। देखो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, लिक्विड से सॉलिड में हम बदल सकते हैं, है ना। तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वो केमिकल चेंज है, चेंज ही नहीं है। अगर केमिकल चेंज ही नहीं है तो वो केमिकल रिएक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।